नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरदारी क्लासेस में। दोस्तों, इंडियन पॉलिटी टॉपिक वाइज एमसीक्यू सीरीज का आज ये दूसरा सेट है और इसमें भी हम यहाँ पे 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। आज के जो टॉपिक है वो वही है संविधान सभा प्रस्तावना संविधान की, और संविधान का भाग 1 और भाग 2 से संबंधित यहाँ पे 50 और महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। ये सभी प्रश्न दोस्तों महत्वपूर्ण है, सिलेक्टिव है यहाँ पे, और सारे के सारे जो क्वेश्चन हैं वो आपके आगामी एग्जाम में जरूर पूछे जा सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों आज का लेक्चर। पहला क्वेश्चन है, भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किस पार्टी ने प्रस्तुत किया था? तो संविधान सभा का जो विचार सर्वप्रथम किस पार्टी ने प्रस्तुत किया था? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी वो पार्टी थी दोस्तों जिसने सर्वप्रथम 1924 में संविधान सभा का विचार प्रस्तुत किया था। तो इसका हो जाएगा ए ऑप्शन सही आंसर। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1939 में यह घोषणा की थी कि सांप्रदायिक एवं अन्य समस्याओं के न्याय संगत समाधान का एकमात्र तरीका संविधान सभा ही है? तो क्वेश्चन नंबर 2 का हो जाएगा सही आंसर महात्मा गांधी। और महात्मा गांधी ने 1922 में भी दोस्तों भारतीय संविधान सभा के बारे में अपनी राय प्रस्तुत की थी, और उन्होंने कहा था कि भारतीयों की इच्छा के अनुसार भारतीय संविधान होना चाहिए। ये महात्मा गांधी जी ने 1922 में भी कहा था, और उसके बाद 1939 में उन्होंने यह घोषणा की थी कि सांप्रदायिक एवं अन्य समस्याओं के न्याय संगत समाधान का एकमात्र जो तरीका है वो संविधान सभा ही है। तो ये किसने कहा था? महात्मा गांधी जी ने। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। निम्नलिखित में से किसने 1946 में कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया था? तो कैबिनेट मिशन जो आया था भारत में 1946 में, इसका नेतृत्व किया था सर पैट्रिक लॉरेंस ने। बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। सर पैट्रिक लॉरेंस जो कि अध्यक्ष थे कैबिनेट मिशन के। और कैबिनेट मिशन के जो अन्य सदस्य थे वो कौन कौन से थे? तो एक थे स्टेफोर्ड क्रिप्स और एक थे अलेक्जेंडर। ठीक है, ए बी अलेक्जेंडर। तो यहां पे मैं नाम लिख रहा हूं, आप इनको नोट कर सकते हैं। स्टेफोर्ड क्रिप्स एक ही सदस्य थे, और जो दूसरे थे वो थे ए बी अलेक्जेंडर। ए बी अलेक्जेंडर। तो अध्यक्ष कौन थे कैबिनेट मिशन के? सर पैट्रिक लॉरेंस। और जो सदस्य थे वो थे स्टेफोर्ड क्रिप्स और ए बी अलेक्जेंडर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत जो संविधान सभा का गठन किया जाना था उसमें कुल सदस्य होने चाहिए थे 389, यानी इसका हो जाएगा डी ऑप्शन सही आंसर। उसके बाद दोस्तों जब 1946 में संविधान सभा का गठन किया जाता है तो इसमें कुल सदस्य थे 389, जो कि कैबिनेट मिशन के तहत कैबिनेट मिशन ने जो प्रस्ताव दिया था। और 389 सदस्यों में महिला सदस्य कितने थी? तो 15 महिलाएं थी। अब 389 में अगर हम बात करें तो उस समय दो प्रकार से भारत हुआ करता। एक था ब्रिटिश भारत, जहां पर पूर्ण रूप से ब्रिटिश शासन था। तो ब्रिटिश शासन से 296 सदस्य ये ब्रिटिश भारत से लिए जाने थे, जबकि जो 93 देशी रियासतें थी उस समय, तो 93 देशी रियासतों से और 296 जो सदस्य थे वो ब्रिटिश भारत से लिए जाने थे। तो 389 सदस्य। और इस 296 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी एक तो ब्रिटिश प्रांत था जहां से 292 सदस्य लिए जाने थे, और 4 कमिश्नरी क्षेत्र थे। तो 4 कमिश्नरी क्षेत्र कौन थे? इस प्रकार से आप इसको नोट कर सकते हैं ए बी सी डी, क्योंकि पूछा जा सकता है कि ब्रिटिश भारत में जो 4 कमिश्नरी क्षेत्र थे वो कौन कौन से थे। तो ए से आपको ये हो गया अजमेर, बी से हो गया बलूचिस्तान, सी से हो गया कुर्ग, ये कहां था? कर्नाटक में, और डी से हो गया दिल्ली। तो ये 4 थे कमिश्नरी क्षेत्र। तो 4 यहां से ले जाने थे, 292 लिए जाने थे ब्रिटिश प्रांत से। तो टोटल 296 थे ब्रिटिश भारत से, और 93 सदस्य ये देशी रियासतों से लिए जाने थे। तो कुल मिला के कैबिनेट मिशन योजना के तहत टोटल जो सदस्य लिए जाने थे वो 389 सदस्य लिए जाने थे। क्वेश्चन नंबर 5 है, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक संविधान सभा निर्वाचित किए जाने की पद्धति थी?
सार्वजनीय वयस्क मताधिकार, तो ये नहीं था। अंशतः प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित एवं अंशतः गवर्नर जनरल द्वारा नामित, ये भी नहीं था। देशीय राज्यों द्वारा नामित, ये भी नहीं था। अंशतः देखो प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित एवं अंशतः देशी नरेशों द्वारा नामित। तो प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा जो सदस्य आने थे वो निर्वाचित होकर आने थे, जबकि जो देशी रियासत थी वहां पे जो देशी नरेश थे उनके द्वारा नामित वो सदस्य होने थे। 389 टोटल सदस्य, डी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित हुए थे। तो प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य लिए गए थे वो निर्वाचित होकर आए थे। तो भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित हुए थे। इसका हो जाएगा सी ऑप्शन सही आंसर। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। इंडियन पॉलिटी दोस्तों मैं इससे पहले आपको कंप्लीट करा चुका हूं और वहां पर मैंने प्रत्येक टॉपिक दोस्तों आपको डिटेल्स में बता रखा है जो आपके सिलेबस में है। तो उस सीरीज को आप जरूर फॉलो करें और प्रत्येक फैक्ट दोस्तों में आपको डिटेल्स में वहां पे समझा रखा है, कहीं पर भी आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। इस सारे के सारे क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हैं अगर आपने हमारी इंडियन पॉलिटी की सीरीज अगर देखी होगी, वो कवर की हो, तो उसको आप जरूर देखें, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। उसके बाद ये जो एमसीक्यू है इनको साथ साथ आप कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 है यहाँ पे, संविधान सभा के गठन के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है प्रतिनिधि 4 घटकों हिंदू, मुस्लिम, सिख एवं ईसाई में से चुने जाते हैं। बिल्कुल ये गलत है। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, ये भी गलत है क्योंकि संघीय संविधान समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा के कुल सदस्य संख्या थी 389, बिल्कुल सही है। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति 8 सदस्यों से मिलकर बनी थी, गलत है क्योंकि देखो अध्यक्षता तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने की थी, लेकिन प्रारूप समिति में 8 सदस्य नहीं बल्कि कितने सदस्य थे, 7 सदस्य थे। तो यहाँ पे केवल तीसरा ऑप्शन सही है। तो संविधान सभा के गठन के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, तो केवल तीसरा कथन यहाँ पे हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8, कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तावित अंतरिम सरकार में कुल कितने सदस्य थे? ये हो जाएगा सही आंसर 14 सदस्य। कैबिनेट मिशन द्वारा जो अंतरिम सरकार प्रस्तावित की गई थी उसमें टोटल कितने सदस्य थे? 14 सदस्य। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से दल का प्रतिनिधित्व भारत की संविधान निर्मात्री सभा में नहीं था? लिबरल पार्टी, हिंदू महासभा, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन या कम्युनिस्ट पार्टी? तो कम्युनिस्ट पार्टी का प्रतिनिधित्व भारत की संविधान निर्मात्री सभा में नहीं था। डी ऑप्शन हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो जो उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया था संविधान सभा में वो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया था। अब देखो उद्देश्य प्रस्ताव कब लाया गया? तो यहाँ पे देखो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को गठित की गई। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यहाँ पे स्थायी अध्यक्ष चुने गए, बनाए गए। और उसके बाद 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव लाया। तो ये 3 डेट दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है, 2 दिन का अंतर है। 9 दिसंबर को पहली बैठक, 11 दिसंबर को राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष बने और 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। और यही उद्देश्य प्रस्ताव यानी उद्देशिका बाद में भारतीय संविधान की प्रस्तावना बनी। तो इसका बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट है, संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया? तो ये देखो मैंने डेट बता रखी है आपको, 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। और इस उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकारा कब गया? तो 22 जनवरी 1947 को 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकारा गया। 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत संविधान की प्रस्तावना को संशोधित किया गया? देखो संविधान की प्रस्तावना में केवल एक बार संशोधन किया गया है, 42वें संविधान संशोधन 1976 में।
1976 में यह संविधान संशोधन किया गया, 42वां संविधान संशोधन 1976। और इस संशोधन के माध्यम से संविधान की प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए, समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द जोड़े गए हैं 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से। नेक्स्ट है भारत के संविधान का 42वां संशोधन वर्ष, तो यह है 1976 में अधिनियमित किया गया। बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। 42वां संशोधन जो किया गया वो 1976 में किया गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, किस संवैधानिक संशोधन में भारतीय संविधान के प्रस्तावना में समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता को जोड़ा गया? तो समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता और साथ साथ एक और अन्य शब्द अखंडता को जोड़ा गया 42वां संवैधानिक संशोधन। क्योंकि देखो ये क्वेश्चन दोस्तों हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, प्रस्तावना से संबंधित जो सर्वाधिक बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया है 42वां संविधान संशोधन, जिसके माध्यम से 1976 में किया गया और इसमें समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और अखंडता शब्द जोड़ा गया है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्न में से कौन से शब्द को 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में नहीं जोड़ा गया? तो यहाँ पे जो समानता है, ये समानता ये प्रस्तावना में पहले से था, समानता को इसके माध्यम से नहीं जोड़ा गया। बाकी समाजवादी, अखंडता और धर्मनिरपेक्षता ये जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन द्वारा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शामिल नहीं था? तो देखो 1975 में शामिल नहीं था बंधुत्व, संप्रभु, समानता या अखंडता। तो शामिल नहीं था अखंडता, क्योंकि 42वां जो संविधान संशोधन होता है वो होता है 1976 में, तो 75 तक तो अखंडता नहीं था, लेकिन जब 42वां संविधान संशोधन होता है 1976 में, तब यहाँ पे अखंडता भी उसमें जोड़ा जाता है और अब प्रस्तावना में आपको अखंडता देखने को भी मिलता है। तो 1975 तक ये अखंडता नहीं था, तो डी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, उत्तराखंड राज्य के सृजन के समय 11वें वित्त आयोग ने इसे निम्नांकित राज्य का दर्जा दिया था। जब उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ था तो 11वें वित्त आयोग ने इसे कौन से राज्य का दर्जा दिया था, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन है गरीब पहाड़ी राज्य, विशेष वर्ग का राज्य, अविकसित राज्य या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा विशेष वर्ग का राज्य, बी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना 40वें संशोधन द्वारा, 36वें संविधान संशोधन द्वारा, 39वें संविधान संशोधन द्वारा या 42वें संविधान संशोधन द्वारा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 36वां संविधान संशोधन। ये किया गया 1975 में। अब देखो सिक्किम की अगर हम बात करें तो सिक्किम को भारत का सह राज्य बनाया गया था पहले 35वें संविधान संशोधन 1974 के माध्यम से। 35वां संविधान संशोधन 1974 के माध्यम से सिक्किम को भारत का सह राज्य बनाया गया। उसके बाद 36वां संविधान संशोधन 1975 के माध्यम से सिक्किम को भारत का पूर्ण राज्य बनाया गया। तो सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना 36वां संविधान संशोधन 1975 के माध्यम से। नेक्स्ट है 19वां, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का एक गैर कांग्रेसी सदस्य था? जेबी कृपलानी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, के एम मुंशी या टीटी कृष्णामाचारी? तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर यानी भीमराव अम्बेडकर। इनका संबंध कांग्रेस से नहीं था, ये कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। बाकी संविधान सभा के जो सदस्य हैं, बाकी जेबी कृपलानी हो गया, के एम मुंशी और टीटी कृष्णामाचारी, ये तीनों कांग्रेस के सदस्य थे। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ये कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। नेक्स्ट है, संविधान की प्रारूप समिति के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? तो प्रारूप समिति के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का जो प्रस्ताव रखा था वो रखा था दोस्तों जवाहरलाल नेहरू ने। क्योंकि प्रस्तावना जो कि क्या थी, उद्देशिका भी जिसे कहा जाता है, तो उद्देशिका किसने रखा था? वो रखा था जवाहरलाल नेहरू ने, या प्रस्तावना का प्रस्ताव जो रखा था वो जवाहरलाल नेहरू ने ही रखा था। नेक्स्ट है 21वां, निम्नलिखित में कौन भारतीय संविधान के प्रारूपण के लिए जिम्मेदार संविधान सभा का हिस्सा नहीं था?
डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल या जवाहरलाल नेहरू। तो महात्मा गांधी, जो कि जिम्मेदार संविधान सभा का हिस्सा नहीं थे, संविधान सभा का हिस्सा नहीं थे महात्मा गांधी। 21 का हो जाएगा बी ऑप्शन सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में कौन भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे? बी आर अम्बेडकर, ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। अल्लादी कृष्ण स्वामी, ये भी सदस्य थे। एन गोपाल स्वामी अयंगार, ये भी सदस्य थे। प्रारूपण समिति में कुल 7 सदस्य थे, तो इसमें राजेंद्र प्रसाद ये प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे, तो डी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र कब बना? तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो सही आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 को, क्योंकि भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया था, तो इस दिन भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र बन गया था। तो 26 नवंबर 1949। क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत में हर साल संविधान दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो भारत में जो हर साल संविधान दिवस मनाया जाता है वो मनाया जाता है 26 नवंबर को। 26 नवंबर का दिन क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया था, यानी अपनाया गया था, तो इसलिए 26 नवंबर का दिन महत्वपूर्ण है और इसलिए 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। डी ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 है, संविधान की पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सा सदस्य नहीं था? तो पांडुलेखन समिति को ही प्रारूप समिति कहा जाता है। प्रारूप समिति का ही नाम है पांडुलेखन समिति या मसौदा समिति। मसौदा समिति भी इसे ही कहा जाता है। तो इसके सदस्य कौन नहीं थे? मोहम्मद सादुल्लाह, के एम मुंशी, ए के अय्यर या जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू सही आंसर हो जाएगा, ये प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 26, किसने प्रांतीय संविधान समिति का नेतृत्व यानी अध्यक्षता किया था? तो देखो, प्रांतीय संविधान समिति अलग है, प्रारूप संविधान समिति अलग है। तो प्रांतीय संविधान समिति, देखो प्रांतों से किसका संबंध था? जितने भी भारतीय प्रांत थे उनको संगठित करने का काम किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। तो प्रांतीय संविधान समिति का नेतृत्व या अध्यक्षता किसने किया था? तो वो क्या था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। तो सी ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। तो मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार जो समिति थी संविधान सभा की, उसके अध्यक्ष भी थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। और ये दूसरी समिति के अध्यक्ष किसके थे? तो प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष भी सरदार वल्लभ भाई पटेल थे और मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष भी सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 28, राष्ट्रध्वज संबंधी तदर्थ समिति। महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों, एग्जाम में पूछा जाता है। राष्ट्रध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। राष्ट्रध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 29वां यहाँ पे, पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ? तो क्वेश्चन नंबर जो 29 है इसका सही आंसर हो जाएगा सितंबर 1946 में अंतरिम सरकार का गठन किया गया पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में। क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत के स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री कौन था? तो कानून मंत्री जो थे प्रथम वो थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। बी ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 31 है, स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा जो मंत्री थे वो थे अब्दुल कलाम आजाद। बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। 32 है, स्वतंत्र भारत का पहला वित्त मंत्री कौन था? तो 32 का सही आंसर हो जाएगा आर के सनमुखम चेट्टी। आर के सनमुखम चेट्टी जो कि स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री बने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में कौन सा शब्द
भारतीय संविधान के 42वें संशोधन द्वारा प्रस्तावना में शामिल किया गया था? आर्थिक, राजनीतिक आस्था या अखंडता? तो डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे अखंडता। 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से प्रस्तावना में अखंडता शब्द शामिल किया गया था। क्वेश्चन नंबर 34 है, 42वां संवैधानिक संशोधन को के नाम से भी जाना जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो जो 42वां संविधान संशोधन है इसको लघु संविधान के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 34 का हो जाएगा बी ऑप्शन सही आंसर। 42वें संवैधानिक संशोधन को लघु संविधान के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35, निम्न में कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान या लघु संविधान माना जाता है? तो ये वही है 42वां संविधान संशोधन 1976। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? तो नागरिकता से संबंधित कौन सा भाग है? तो भाग टू और भाग टू में अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक, आर्टिकल 5 to 11 ये है भारतीय नागरिकता संबंधी आर्टिकल और ये आते हैं भाग 2 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37, संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत है? तो भारत है राज्यों का यूनियन। ए ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। भारत क्या है? राज्यों का संघ यानी यूनियन है। नेक्स्ट है 38, भारत के संविधान में इनमें से किसको नए राज्य के गठन, राज्य की सीमा और नाम में परिवर्तन का अधिकार है? तो नए राज्य का गठन, राज्य की सीमा और नाम में परिवर्तन का जो अधिकार है वो है केवल संसद को। तो यहाँ पे हो जाएगा डी ऑप्शन सही आंसर। लेकिन संसद राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति पर किसी भी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकता है और साथ ही साथ किसी राज्य का नाम, सीमा या क्षेत्र में परिवर्तन कर सकता है। तो ये अधिकार किसको है? संसद को है, लेकिन संसद को राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेनी होती है। तो ये यहाँ पे आपको नोट करना होगा। आर्टिकल 2 में है संसद राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से किसी भी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकता है, जबकि जो आर्टिकल 3 है वो कहता है कि संसद राष्ट्रपति की अनुमति से भारत के किसी भी राज्य का नाम, सीमा और क्षेत्र में परिवर्तन कर सकता है। तो ये अधिकार किसको दे रखा है? संसद को दे रखा है। नेक्स्ट है 39, संविधान के अनुसार भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाला विधेयक पारित होना चाहिए। तो वो संसद में साधारण बहुमत से। देखो जो बहुमत है वो कई प्रकार से होता है, 2/3 बहुमत से या विशेष बहुमत से, ठीक है। लेकिन जो अगर हम किसी नए राज्य को सृजित करते हैं तो ये विधेयक जब पारित होता है संसद में तो वो साधारण बहुमत द्वारा पारित किया जाता है। तो इसका ए ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 40 है, नए राज्यों के निर्माण के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? संसद साधारण बहुमत से विधि द्वारा एक नए राज्य का निर्माण कर सकते हैं, ये सही है। हमें क्या बताना है? सही नहीं है, ठीक है। नए राज्यों के निर्माण से पहली अनुसूची में संशोधन का प्रावधान है, बिल्कुल है। नए राज्यों के निर्माण संबंधी विधेयक संसद में प्रस्तावित करने से पूर्व राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक है, बिल्कुल है। नए राज्यों के निर्माण संबंधी विधि को अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संशोधन समझा जाएगा, ये दोस्तों हो जाएगा, ये सही नहीं है। तो इसलिए डी ऑप्शन सही है, क्योंकि जो नए राज्यों के निर्माण संबंधी जो विधि है उसको अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संशोधन नहीं समझा जाता है। इसको साधारण बहुमत के माध्यम से संशोधित किया जाता है, साधारण बहुमत के माध्यम से संसद में पारित किया जाता है, लेकिन ये आर्टिकल 368 के अंतर्गत संशोधन नहीं समझा जाता है, ठीक है। तो इसलिए डी ऑप्शन होगा यहाँ पे सही आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41, राज्यों के पुनर्गठन संबंधी विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने से पूर्व किसकी सहमति प्राप्त करना आवश्यक है? तो राज्यों में पुनर्गठन संबंधी विधेयक को संसद में अगर प्रस्तुत करना है तो राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक है। यह है आर्टिकल 3। अनुच्छेद 3 कहता है कि संसद राष्ट्रपति की अनुमति से भारत के किसी भी राज्य का नाम, सीमा या क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है या पुनर्गठन कर सकती है किसी भी राज्य का। नेक्स्ट है 42, भारतीय संविधान के अंतर्गत प्रथम आम चुनाव किस वर्ष हुए? तो 42 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1952 में भारतीय संविधान के अंतर्गत प्रथम आम चुनाव हुए थे। क्वेश्चन नंबर 43 है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया? तो 43 का हो जाएगा सही आंसर 22 जुलाई 1947 को भारतीय
राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया? अब एक और क्वेश्चन यहां से बनता है, राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान ये कब अपनाए गए? तो ये अपनाए गए 24 जनवरी 1950 को, क्योंकि 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक आयोजित की गई और इसमें राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान को अपनाया गया। बल्कि जो राष्ट्रीय ध्वज है ये अपनाया गया 22 जुलाई 1947 को। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और ऊंचाई का अनुपात क्या होना चाहिए? तो 3:2 ये होना चाहिए राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज में बने अशोक चक्र में तिलियों की संख्या? तो ये है 24। क्वेश्चन नंबर 46 है, हमारे राष्ट्रीय ध्वज में स्थित चक्र किस बात का प्रतिनिधित्व करते हैं? गति, सत्य, विकास या भविष्य? तो 46 का जो सही आंसर हो जाएगा वो करता है सत्य। जो चक्र स्थित है वो सत्य की प्रतिनिधित्व करता है, सत्य का प्रतिनिधित्व। 46 का हो जाएगा यहाँ पे बी ऑप्शन सही आंसर। 47 निम्न से कौन भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइनर था? तो अगर हम डिजाइनर की बात करें तो 47 का हो जाएगा बी ऑप्शन सही आंसर, पिंगली वेंकैया। पिंगली वेंकैया जो कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइनर था। क्वेश्चन नंबर 48 है, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक में स्थित मौर्य स्तंभ लिया गया है? तो जो सारनाथ का अशोक अभिलेख है वहां से लिया गया है भारत का राष्ट्रीय प्रतीक, सारनाथ में स्थित मौर्य स्तंभ से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 49 है, राष्ट्रगान को संविधान सभा द्वारा हिंदी संस्करण में कब अपनाया गया? तो 24 जनवरी 1950 को। और आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है, हमारा राष्ट्रगान जन गण मन किस भाषा से अपनाया गया है? तो ये बांग्ला भाषा से अपनाया गया है। तो ये हो गए दोस्तों यहाँ पे 50 महत्वपूर्ण प्रश्न भारतीय संविधान यानी इंडियन पॉलिटी के। उम्मीद करते हैं कि ये लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा, काफी क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे और आपका रिवीजन यहाँ पे अच्छे से हुआ होगा। तो इस प्रकार लगातार दोस्तों आप अपनी स्टडी जारी रखें और हम आपको यहाँ पे रिवीजन लगातार इसी प्रकार से आगे भी कराते रहेंगे। ये पॉलिटी का है, इसी प्रकार से हिस्ट्री, ज्योग्राफी या इकोनॉमी का आपका रिवीजन लगातार होता रहेगा टॉपिक वाइज एमसीक्यू सीरीज के माध्यम से। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।